कैबिनेट है वो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता था। और बीजेपी ने पूरी तरह से मैसेज देने की कोशिश भी की है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि अनिल विज जो कि बार बार ये दावा कर रहे थे कि मैं सबसे सीनियर चेहरा हूं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो अनिल विज ने शपथ लेने से मना कर दिया था। एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने कह दिया था कि मैं सबसे सीनियर चेहरा हूं, मुझे क्यों नहीं मंत्रिमंडल में लिया गया या मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वो मंत्रिमंडल में नहीं आया, खैर वो पुरानी बात हो गई है। लेकिन अब चुनाव के बाद भी उन्होंने इस तरह का दावा ठोका था कि वो सबसे सीनियर चेहरा है, लिहाजा वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर सबसे सीनियर चेहरे आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना डिसिप्लिन है इस पार्टी के अंदर, और किस तरह से जो अनुभवी चेहरे हैं उनको भी लिया गया है, और जो नए चेहरे हैं आरती राव श्रुति चौधरी जैसे जो नए चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा में जा रहे हैं, उनको भी लेकर के नए और पुराने को समाहित करके एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। जी। और एक नया मंत्रिमंडल जो है वो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बनाया है। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमित नेहरा जी, ये मंत्रिमंडल के गठन के जरिए तो जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश की गई, और मैसेज हरियाणा के बाहर भी देने की कोशिश की गई, क्योंकि यहाँ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एनडीए घटक दलों के तमाम बड़े नेता, तमाम नेता, एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, ये मंच पर, एक साथ मंच पर इनकी मौजूदगी, शपथ ग्रहण समारोह के जरिए मैसेज एक देने की कोशिश की गई कि एनडीए एकजुट है और एनडीए की ये ताकत है। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आएगी। मैं कह रहा हूँ कि जी। ये जातीय संतुलन नहीं कहा जा सकता, इसको इसको कह सकते हैं कि सत्ता में संतुलन कैसे, विधायकों में संतुलन साधने की कोशिश की गई है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने कैबिनेट मंत्री देखे हैं। तो ये लगता है, पहला सवाल तो ये उठता है कि सिर्फ दो को ही राज्य मंत्री क्यों रहने दिया, भाई उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना देते, तो क्या कोई आफत थोड़ी थी। लेकिन ये है कि ये कोई रूल नहीं है कि आप कितने कैबिनेट मंत्री बनाए या कितने राज्य मंत्री बनाए, हाँ टोटल मंत्री कितने बनाए इसका रूल है। तो पहली बात तो यह है कि पहली बार जिंदगी में मैंने इतनी बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री को देखा है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स रही है काम की, क्योंकि हर व्यक्ति, हर विधायक अगर मंत्री बने तो वो कैबिनेट पद चाहता है। तो पहली बात तो यहाँ प्रेशर है। दूसरी बात तो मुझे ये लगी है कि कोटा लगभग पूरा हो गया, मेरे ख्याल से अब गुंजाइश नहीं है किसी और मंत्री पद की। पहले क्या होता था, लगभग हर मंत्रिमंडल में एक या दो पद खाली रखे जाते थे, ताकि कुछ बवाल हो, कोई प्रेशर आए, कुछ और आए, तो उसमें किसी न किसी विधायक को एडजस्ट किया जा सके, या फिर एक लॉलीपॉप बना रहे कि हाँ भाई कोई भी मंत्री और भी बन सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं। पहली बात तो ये कि कोटा फुल है। दूसरी बात ये है कि प्रेशर में दिखी है सरकार। तीसरी बात ये है कि हमने कभी ये नहीं सुना अपनी पत्रकारिता कैरियर में कि मंत्रिमंडल का गठन बुरा हुआ है। भाई मंत्रिमंडल का गठन तो हमेशा ठीक ठाक रहा है, पार्टियां अपने अनुसार करती हैं, कभी उसकी आलोचना नहीं सुनी है मैंने, खासकर पत्रकारों में। ठीक है, उनका विशेषाधिकार है, वो बनाएंगे। हाँ, लेकिन जात पात पे विश्लेषण करना या क्षेत्रवाद पे विश्लेषण करना, मैं उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि योग्य व्यक्ति मंत्री बनने चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित। नहीं, लेकिन एक सच्चाई तो है, एक सच्चाई तो है, राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं कि जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश होती है। अब 36 बिरादरी है, तो अब तमाम बिरादरियों को देखा जाता है। जहां जातीय गणना की बात राहुल गांधी अगर करते हैं तो उसकी काट ढूंढने के लिए बीजेपी ओबीसी चेहरा लाती है। उसमें देखिए, इलेक्शन जीतने तक तो ये बात काम करती है, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं, जब एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो जातिगत समीकरण इतना काम नहीं करते। फिर करते हैं कि उसका प्रेशर कितना है, वो अपने आप को कितना कर सकता है नहीं, लेकिन यह आप नहीं, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास बैठ जाऊं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या सिर्फ हरियाणा में मैसेज देने की बात थी या हरियाणा से बाहर भी मैसेज देने की बात थी? पूरे देश भर से नेता जुटे थे यहाँ पर, एनडीए के नेता जुटे थे, सिर्फ बीजेपी के नहीं।
नहीं, वो तो होता ही है। कल आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी पूरे इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी नेता पहुंचे थे। ये तो होता ही है, जहाँ पे जो जिस पार्टी की सरकार बनती है तो मैसेज तो देने की कोशिश करती ही है, तो इसमें कोई नया नहीं है। हर जगह यही होता है। कल राहुल गांधी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में थे, बाकी भी तमाम नेता वहां पे थे, तो ये तो हर लेकिन जगह वहां होता है। कांग्रेस तो कोई- सरकार में शामिल नहीं हुई, कुछ नाराजगी की खबरों के बीच चेहरे दिखे। यहाँ चेहरे दिखे तो सब के चेहरे पर एक संतुष्टि थी, खुशी का भाव था कि चलो ठीक है, अंत भला तो सब भला। नहीं, जब अल्टीमेट बहुमत आ जाता है तो इस तरह की चीजें खत्म हो जाती है। वहां पे गठबंधन सरकार है तो इस तरह की नाराजगियां वहां पे दिखाई देती है। हाँ अगर वहां पे पूर्ण बहुमत होता तो इस तरह की चीजें नहीं होती। ठीक है। विद्रोही जी, रिएक्शन आपका, पहला रिएक्शन। अब वैसे शपथ लेने के लिए मारामारी कांग्रेस में थी कि कुमारी शैलजा शपथ लेंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शपथ लेंगे, अब मारामारी शायद नेता प्रतिपक्ष को लेकर है। सुमित जी, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। आज हम कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं या इस मंत्रिमंडल की, पहले ये तय कर लो। आज का जो मंत्रिमंडल है, सबसे पहले तो मैं नायब सिंह सैनी जी और उनके सभी 13 मंत्रियों को मुबारकबाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में अपेक्षा करता हूं कि विगत 53 दिनों में अपनी सत्ता के दौरान जो 126 वादे सैनी साहब ने किए थे उनको पूरा करेंगे, और साथ में वो जो अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे वो पूरा करेंगे, जिसमें एक वादा ऐसा है जो तत्काल पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि धान की खरीद शुरू हो रही है और भाजपा ने एक वादा किया था कि भाई धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे, क्योंकि वो खरीद हो रही है। तो इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो धान 31 रुपए प्रति क्विंटल खरीदे। साथ में उन्होंने कहा था किसानों के लिए खाद बीज का उपलब्ध कराएंगे और 24 घंटे में एमएसपी का पैसा देंगे। तो मेरा उनसे ये भी आग्रह है कि अहीरवाल के अंदर डीएपी खाद के लिए लाइन लगी हुई है, मारामारी मची हुई है, डंडे मारे जा रहे हैं, पुलिस लाइन में खड़े होकर खाद बंट रहा है और लोग खाद नहीं बांट पा रहे, उन किसान बिजाई नहीं कर पा रहे। कृपा कर खाद की व्यवस्था कराएं। दूसरा, उन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर खाते में पैसे आ जाएंगे बाजरे के। बाजरा कैश क्रॉप है, यहाँ पैसे नहीं आ रहे, किसानों ने बाजरा बेच दिया, 7-8 10-10 दिन हो गए, अभी तक उनके खाते में पैसा ना आया है। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि वो पैसे भिजवाएं ताकि बिजाई कर सके। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। मुझे आश्चर्य है कि आपने कह दिया कि भाई कांग्रेस में नाराजगी थी। अरे भाई, किस बात की नाराजगी थी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने कहा ये यूटी है और यूटी में 9 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते, नियम ऐसा बना रखा है। और कांग्रेस ने कहा पहले हम स्टेटहुड दिलवाएंगे फिर हम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि वहां 45 विधायक तो उनके यूटी के चुनाव से पहले प्री पोल अलायंस बनने वक्त नहीं था क्या? यूटी तो तब भी था, 6 पर आ गया आंकड़ा, इसीलिए ना अब आपको लगा कि यूटी है। यूटी नहीं, एक विद्रोही जी बात क्या है स्पष्ट मैं सुनना चाहता हूं। आप भले ही ना कहने की मजबूरी आपकी हो सकती है। यूटी अगर नहीं, एक सेकंड विद्रोही जी, यूटी ऐसा तो नहीं प्री पोल अलायंस करते वक्त नहीं थी। आप उसी वक्त कहते कि भाई हम अलायंस तो कर रहे हैं लेकिन समर्थन देंगे बाहर से। यूटी हटाएंगे, उसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते। हाँ। आप मुझे किसी एक कांग्रेस नेता के जम्मू कश्मीर का बयान दिखा दे जिसने नाराजगी व्यक्त की। जब किसी ने नाराजगी व्यक्त नहीं की तो आप जबरदस्ती नाराजगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर कल इंडिया न्यूज पर थे हमारे साथ डिस्कशन में, और उन्होंने खुद कहा कि हाँ कांग्रेस की कुछ नाराजगी है। मैं उस पर ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको बता दूं आपके सहयोगी पार्टी के नेता कह रहे हैं। एक सेकंड विद्रोही जी, एक सेकंड रुक जाइए। कांग्रेस की बात, विद्रोही जी, आपके सहयोगी पार्टी, मैं जम्मू कश्मीर की यहाँ चर्चा इसलिए मैं करना चाह रहा था। विद्रोही जी सुन लीजिए, विद्रोही जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अगर कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस से कुछ नाराजगी कांग्रेस की है और वो हम शॉर्ट आउट कर लेंगे, शेख बशीर ने कहा था, जिसके आधार पर, और आपकी नाराजगी नहीं है तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना तो है कि आपका परफॉर्मेंस खराब रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कह रहे हैं। हरियाणा पे कहने दीजिए ना मुझे बात।
मैंने अपनी बात कह दी, बात खत्म कर दी। मैंने हाँ। कहा मैं एक लाइन कह के खत्म कर दूंगा। चलिए आप ठीक है, अब हरियाणा लौटिए, हरियाणा आप लौटिए। हाँ, मैं हरियाणा यही में कह आप रहा क्या हूं, हरियाणा है, आप आइए। मैं हरियाणा में कह रहा हूं, आपने मुझे तमाम बोलने मुद्दे तो गिनाए। दीजिए। सवाल सुन लीजिए। हाँ सुन, हरियाणा में आपने तमाम मुद्दे गिनाए, ठीक है, सरकार गठन हुआ है, आज से काम होगा और एक अच्छे विपक्ष वो की, मुद्दे नहीं, वो मेरा आग्रह किया है। मैंने हाँ उनसे आग्रह ने, आग्रह एक अच्छे किया है। विपक्ष की भूमिका यही होती है कि भाई सरकार को आप बताएं कि क्या क्या करना है, क्या क्या कमी नहीं, है। वो इस समय जरूरत है। इस हाँ। समय धार्मिक जाएगी लेकिन तो भाव विपक्ष वहां तो बिजाई सब में कुछ खाद क्लियर नहीं हो है। गया, इस 13 समय मंत्री क्या- बन गए, इस समय खाद 13 नहीं मिलेगा चेहरे तो सामने बिजाई आ कैसे गए, करेंगे? सीएम ने भी शपथ ले ली, सब कुछ क्लियर हो गया वहां पर। मैंने केवल आज अब मैंने जो आज विद्रोही जी सवाल तो सुन लीजिए, विद्रोही जी सुनाइए। सवाल तो सुन लीजिए सुनाइए। धैर्य से। वहां तो सब कुछ क्लियर हो गया, यहां क्या है भाई, विपक्ष तो कहेगा लेकिन विपक्ष का भी एक नेता होता है, कौन बनेगा? देखिए, वो आप इंतजार कीजिए कल तक का। आज मंत्रिमंडल पे आपने बुलाया तो मैंने आपसे यही कहा था कि पहले आप ये तय कर लें कि आपने मंत्रिमंडल के लिए हमें डिबेट पे बुलाया है या कांग्रेस की डिबेट पे बुलाया है। मैं वह आपने हमें भाई मंत्रिमंडल नेता के लिए प्रतिपक्ष बनाया। भी तो मंत्रिमंडल मैं का हिस्सा माना मंत्रिमंडल की जाता बात है, कहूं पहले। तो इसलिए जरूरी है कि अब एक नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका तय हो जाए। नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? और कांग्रेस की चर्चा करने में क्या दिक्कत हो रही है? रामराजी शर्मा जी, मुझे टिप्पणी करने क्यों नहीं दे रहे मंत्रिमंडल पर? मुझे ये बताइए ना। मैं हरियाणा के मंत्रिमंडल पर टिप्पणी करना चाह रहा हूं और आप मुझे करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं विद्रोही जी आप बोलिए। तो मुझे करने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं हरियाणा मंत्रिमंडल पर टिप्पणी करूंगा, कर रहा हूं, आप बीच में कूद पड़ते हैं। श्रीमान जी, मैं हरियाणा में एक विपक्ष के प्रवक्ता के नाते मंत्रिमंडल पर टिप्पणी करने दीजिए ना। हाँ बोलिए मैं बोलिए। आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा के मंत्रिमंडल ने भाजपा के राष्ट्रवाद, भाजपा के हिंदूवाद की पोल खोल दी। एक तरफ ये कहते हैं जातियों में समाज को मत बांटो, एक तरफ कहते हैं जातिगत जनगणना मत कराओ, एक तरफ राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। और मंत्रिमंडल में क्या किया? 13 के 13 मंत्री, 2 यादव, 2 जाट, 2 अनुसूचित जाति के, 1 राजपूत, 1 बनिया, 2 ब्राह्मण, 1 पंजाबी, 1 कुमार, 1 सैनी। ये मंत्रिमंडल है या जातियों का गठबंधन? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये हर पार्टी करती है। रामराजी शर्मा जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। तो लीजिए सर, एक लाइन तो बोलने दीजिए ना। जातियों का गठबंधन। दूसरी बात, रामराजी जी अनम्यूट कर लीजिए। इस मंत्रिमंडल ने एक भारी अंतर्विरोध पैदा किया है। वो क्या अंतर्विरोध? राव इंद्रजीत सिंह कल तक दावा कर रहे थे कि दक्षिणी हरियाणा के बल पर हमारी सरकार बनी। ठीक है। और दक्षिणी हरियाणा ठीक है से सर, 11 और भी पैनलिस्ट विधायकों में 10 विधायक जीते, जिसमें 9 राव इंद्रजीत के हैं और 1 उसका विरोधी है। भाजपा ने राव इंद्रजीत की बेटी को मंत्री बनाया 9 लोगों के समर्थकों में, और 1 इंद्रजीत के विरोधी को बना दिया। अब अहिरवाल की जनता पूछेगी कि राव साहब, आप तो चौधर लाने की बात कर रहे थे, हरियाणा में अहिरवाल की चौधर लाने की बात कर रहे थे, क्या एक बेटी को मंत्री बनाने से ही हरियाणा की अहिरवाल की चौधर मिल गई क्या? चलिए जवाब रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। 2 सवाल हैं, हिंदूवाद राष्ट्रवाद को लेकर आप चलते हैं, लेकिन यहां जातियों में बांटकर आप अलग अलग जाति को बैठा दिया है। और दूसरा सवाल राव इंद्रजीत सिंह, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है रामराजी शर्मा जी। अब आ गया आवाज? जी जी बोलिए। देखो, मैं मेरे भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। इसने हिंदूवाद पे बात कही मेरे भाई ने। अरे हिंदू होना को पाप है क्या? आपकी बातों से साफ साफ जाहिर होता है आप सनातन विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो। अरे मैंने क्या, मैंने भाई कहाँ विरोध कर दिया रामराज? मैंने तो आपसे सवाल पूछा है कि आपकी कथनी करने में कितना अंतर है। अरे अपनी कथनी करने की बता रामराज, मैंने कोई मैंने कहा विरोध किया है सनातन का? अरे मेरी बात तो सुन ले यार। विद्रोही जी आप उनकी बात तो सुन लीजिए। मैं उनसे कह रहा हूं। विद्रोही जी 1 सेकंड बात सुन लीजिए, उसके बाद हाँ ऐसा बोलिए। है, बहुत बढ़िया मंत्रिमंडल का गठन किया है। इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और सभी वर्गों को बराबर में, सबको बराबर का हक दिया गया है। और युवा शक्ति, महिला शक्ति और वरिष्ठता का नहीं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप कह रहे थे आपने मंत्रिमंडल में जातियों में बांट दिया।
ऐसा है, इनकी बात का मैं जवाब देता हूं। ये दूसरे चैनल पर भी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था, अरे मेरे भाई बटोगे तो कटोगे, ये बात कोई गलत थोड़ी है। इससे ये साफ साफ जाहिर होता आप है। क्यों बांट रहे हो भाई? अरे मेरी बात का जवाब तो ले ले यार। इनके प्रवक्ता ने ये कहा था, कांग्रेस का है इनका प्रवक्ता, इनका कांग्रेस का पदाधिकारी, और जम्मू कश्मीर का है, सादिर अली नाम है उसका। उसने एक बात कही थी, क्या कही थी, अगर कांग्रेस की सरकार हमारी जम्मू कश्मीर में आ गई, जितने आतंकवादी पकड़ रखे हम सबको छोड़ेंगे, और जो ठीक है, इनकाउंटर में मारे गए हैं हम उनको मुआवजा देंगे। अरे विद्रोही जी, इनको नहीं क्या ठीक है, है, रामराजी शर्मा जी, चाहिए। रामराजी शर्मा मैं ये आता सब हूँ। जाहिर होता है। विद्रोही जी, एक बात तो है कि जातियों में तो आप भी देख रहे नहीं, हैं, मुझे वैसे कोई आपत्ति वैसे नहीं, जो भी मंत्री बने हैं अरे वो समाज हिंदू का तो संघर्ष हैं। रहना अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है सुमित कि जी, अलग अलग सुमित जी, जाति मैंने कब आप आपत्ति देख रहे की है? हैं, लेकिन एक मुश्त सुमित जी, देखे तो आप हिंदू अगर हैं। मेरी बात आपकी सुनी बात जितेंद्र के जी, साथ साथ जितेंद्र मैं जी, आप कोई कुछ कह रहे हैं। आपत्ति नहीं है। आप मैं हिंदू सुमित विरोधी जी हैं। क्या कह रहा हूँ, इतना कहना चाहूंगा ये कि कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो पॉलिटिक्स भाजपा जरूर का सवाल उठा रहा करें विद्रोही जी। हूँ, उनका दोगलापन बता रहा हूँ। मैं तो मैंने कोई विद्रोही आपत्ति की ही नहीं। विद्रोही जी भले ही इसको पॉलिटिकल चश्मे से आज- देखें, लेकिन आज- अगर हरियाणा के एक सेकंड चश्मे से रामराजी जी, मैं आ रहा हूँ, आज विद्रोही जी मैं आ रहा भगवान हूँ वाल्मीकि जी, जी का जयंती है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आज ऐसे महापुरुष की जयंती है भगवान वाल्मीकि जी की। पूरा देश इस महापुरुष को मना रहा है। आपने तो उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि विद्रोही जी भले ही इसे पॉलिटिकल चश्मे से देखें, कि जातिवाद की उससे देखें कि सब जातियों को साधने की कोशिश की है, तो मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हरियाणा सरकार ने जो मंत्रिमंडल गठित किया है, उससे ये पता लगता है कि उसने सब लोगों को साथ लेने की कोशिश की है। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। नए चेहरे हों, चाहे पुराने चेहरे हों, चाहे जितने भी वर्ग हैं हरियाणा के अंदर, उसने सारे वर्गों को एक साथ लेने का ये मैसेज दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं बार बार कह रहा हूं इस मंत्रिमंडल को लेकर के और बीजेपी सरकार को लेकर के, ये आपको उदाहरण कहीं और नहीं दिखेगा। जो डिसिप्लिन इस सरकार में देखने को मिला है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। अनिल विज की मैं बार बार उदाहरण इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि सबको पता है कि वो नाराजगी अपनी खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं। पिछली बार जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बार भी वो लगातार मुख्यमंत्री होने का दावा ठोक रहे थे, लेकिन आज वो सीधे मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तो आप इससे समझ सकते और हैं कि शपथ किस लेने तरह के बाद से तस्वीर भी discipline है। दिखी जब पीएम मोदी के सामने नायब सिंह नहीं, सैनी सर, और ये एक सवाल इस तरह से आप विद्रोही एक जी दूसरे जैसे से विद्रोही मुखातिब जी हुए। बार बार बात कर रहे हैं मैं कि जितेंद्र जी एक राव सवाल इंद्रजीत छोटा सा राव आपसे, इंद्रजीत ने जो आपसे है ही अपनी सवाल बेटी कर को रहा हूं। मंत्री पद ये दिला ईडी दिया। सीबीआई विद्रोही का जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। या डिसिप्लिन है, ये भी बता इसमें भी दें मैं साहब। बार बार आपको ये कह दूं कि बावजूद इसके आप इसको ये कहिए कि आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत जो कह रहे थे कि जो दक्षिणी हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसमें ज्यादा लोग उनके होंगे, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को मंत्री पद दिला दिया। लेकिन आप इसमें ये समझिए कि ये सरकार जो है वो सबको साथ लेके चल रही है, किसी के मैं दबाव नहीं में कह नहीं चल रहा रही साहब, है। सबका मैं तो साथ, सबका सवाल पूछ रहा विश्वास, हूं सबका विकास। कि ये सबको साथ ईडी लेकर के सीबीआई चल का रही डर अरे है। विद्रोह- सबको एक मैं तरह तो से आप- उसने आप रिप्रेजेंटेशन देने पत्रकार की जी, कोशिश भी की पत्रकार है। जी, अगर आप आपने पॉजिटिव तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप विश्लेषण में आपका ठीक है, यू आर नॉट ए बीजेपी प्रवक्ता। आप मैं बीजेपी प्रवक्ता के- मैं मैंने आपसे विश्लेषण सवाल आपको नहीं दे रहा हूं। पूछा ना, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब भाजपा देगी, या तो आप ये मैं कहते हैं मैं देना तो लग रहा भाजपा का छुपा प्रवक्ता कहा हूं, तू मैं यार। सवाल का जवाब तो दूंगा। रामराजी मैं आपका शर्मा ने क्यों तो दूंगा? उन्होंने तो मैंने कह आपसे दिया नहीं कि भाई पूछा सवाल। अरे मैं देने मैंने लगा, आपसे सुनता तो है नहीं। राव इंद्रजीत ने क्या कहा, क्या वोट मांगी, ये मैं जानता हूं, महिरवाल का हूं मैं। उन्होंने क्या चुनाव प्रचार किया मुझे मालूम है। अरे बहुत मैंने बढ़िया। दूसरी ठीक है, बात- तो रामराजी दूसरी शर्मा जी बात जवाब दीजिए। मैंने जाति का कहा ठीक है विद्रोही जी, अब इसके आगे भी बढ़ना है, और भी कई सारे मुद्दे, कई सारे एंगल हैं, मैं उस पर भी आऊंगा और कांग्रेस पर भी डिबेट करेंगे। विद्रोही जी, रामराजी शर्मा से जवाब ले लेते हैं। रामराजी शर्मा जी, कांग्रेस जाति भाई अहिरवाल में जो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, अब उसे एक मुद्दा बना रहे हैं कांग्रेस के राजनीतिक प्रवक्ता। सवाल का जवाब दे रहा है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। ठीक है। जातियों का, सभी वर्गों का, सरकार से महिला, विश्लेषण महिला, विद्रोही जी, युवा बात शक्ति, सुन लीजिए रामराजी शर्मा जी की, दोनों को राजनीतिक रखिए। जवाब की आशा पत्रकार से नहीं करता। ठीक है, बोलिए। बहुत बढ़िया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं, जिस तरह से उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री कुर्सी पर भैया बिठाया मोदी था। जी का नहीं, ऐसा ही हरियाणा का हरियाणा के जवाब दे। मुख्यमंत्री को भी आशीर्वाद दिया है। दक्षिणी किसी हरियाणा बार के हमारी अंदर सरकार बन रही राव है। इंद्रजीत आदरणीय के नारायण दम साहनी पर जी तुम दूसरी जीते बार या सीएम नहीं बनाया। जीते, मैं इस देश बात दौलत का जनता जवाब। जनार्दन का अगर राव आभार इंद्रजीत प्रकट के करता दम हूँ। पर जीते हो तो दोनों क्या देखिए। उसकी बेटी को मंत्री बनाने से अहिरवाल की चौधर आ गई क्या? मैं आपसे ये सवाल पूछ अरे रहा हूँ। अहिरवाल में चौधरी आई, आप नाराज क्यों हो? मैं नहीं पूछ- अहिरवाल आप के दो दोनों मंत्री जवाब बने, दो। आपको क्या दिक्कत हो रही है? वोट मांगी है अपने अहिरवाल की चौधर के नाम पर वोट मांगी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे अब सभी तुम जातियों का अहिरवाल सम्मान के- रखा गया मेरे मैं भाई। अहिरवाल का हूँ, मैं इसलिए इसमें आप सभी वर्गों गाँव में का, रहते सभी हैं। जातियों का ठीक है, आप और जीत के हो, सभी क्षेत्रों का इतने सालों से बराबर टकराव ध्यान में रखा हो। गया है। मैं पैदाइशी अहिरवाल का हूँ, मैं पैदाइशी फिर खाटी आपको क्या अहिरवाल दिक्कत का हो हूँ। रही है? तो वोट इसी आपको बात क्या की दिक्कत मांगी हो है ना रही है? भाई। हमारे अहिरवाल क्षेत्र से में ये जो मंत्री वोट बना, मांगी आपको क्या है, दिक्कत हो रही है? पूरे बताइए आप। दक्षिणी हरियाणा में जो वोट मांगी है राव इंद्रजीत ने, वो तो इस बात की मांगी थी ना चौधर की। कहाँ है चौधर? मैं ये पूछ चौधरी रहा आ हूँ, तो गई, आपके मंत्री कहाँ बन हो तो गई? गए। अरे क्या आपके उसकी मंत्री बन बेटी गया को तो क्या मंत्री दिक्कत हो रही बनाने है? से चौधर आ गई? आपको क्या नाराजगी हो रही है? आपके मंत्री बन गए, कह आप दो खुश नहीं हो कि क्या? भाई अच्छा, एक इंद्रजीत सेकंड, की एक सेकंड। बेटी को मंत्री वेद प्रकाश बनाने से विद्रोही जी, अहिरवाल रामराजी की शर्मा जी, चौधर पता आ नहीं गई। इनको मैं चुप हो कुछ जाऊंगा। आप, मुझे लगता है आप कह राव दो, मैं इंद्रजीत चुप हो सिंह के जाऊंगा। ज्यादा शुभचिंतक हैं कि क्या? आप राव इंद्रजीत जी नहीं, के मैं अपने ज्यादा क्षेत्र शुभचिंतक की- हैं क्या? सर, मैं विपक्ष या का कांग्रेस के नेता हूं, प्रवक्ता हैं? की तरह मैं- नहीं, राव इंद्रजीत जी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? मुझे अब ये कहना पड़ रहा है भाई। राव इंद्रजीत सिंह खुश हैं, राव इंद्रजीत नहीं नहीं, खुश और है। अहिरवाल से कोई पूरा बोलने नहीं अहिरवाल आया खुश है है। कि आपको भाई पता यार नहीं क्या नाराजगी दिक्कत कोई हो रही है? जताने नहीं आ रहा है। आप किसके प्रवक्ता हैं? राव इंद्रजीत सिंह के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के? विपक्ष की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। इन्होंने वोट मांगी थी इस नाम से। मैं तो विपक्ष का प्रवक्ता हूँ सर, हाँ। आपकी तरफ सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। ठीक है, तो राव नहीं नहीं, विपक्ष वो का मैं धर्म निभा रहा हूँ। कर रहे हो? मैं तो विपक्ष का भाई, धर्म तो निभा रहा हूँ। बीजेपी कि भाई ने इस नाम सरकार, से- बीजेपी को बहुमत मिला, अहिरवाल ने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा ने बीजेपी को चुना। बीजेपी के पास इतना तो आप अधिकार देंगे कि वो अपने हिसाब से मंत्रियों का चयन कर सके। प्लीज विद्रोही जी, ये कोई टॉपिक नहीं है। लोगों के साथ अरे धोखाधड़ी तो आप लोग कर रहे हो। आप खुश क्यों नहीं हो? आप तो बधाई दो अरे हमको। चौधर के नाम से आपको बधाई देनी चाहिए। आपको नाराजगी हो रही है? क्षेत्र को क्यों ठगा? मैं ये पूछ रहा हूँ सीधा सवाल आपसे। आप बधाई दो उनको। आप जो मंत्री बने हैं, आप उनको बधाई दो। अरे जल्दी बताइए अहिरवाल से मंत्री बने, आपको क्या दिक्कत हो रही है? बताइए। रामराजी शर्मा जी, विद्रोही जी तक मिठाई भी पहुंचवा दीजिए, सिर्फ बधाई मत स्वीकार कीजिए। जलेबी पहुंचाएंगे मेरा बड़ा हाँ, भाई है। जलेबी- बड़े भाई जलेबी पहुंचाएंगे आपके पास। जलेबी- और आपकी यार, जलेबी की मैं फैक्ट्री तो है ना? आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जलेबी की कि फैक्ट्री है, आप विद्रोही जी, जलेबी- अहिरवाल के जलेबी साथ पहुंचाएंगे आपके धोखाधड़ी पास। की या नहीं? क्या तो कह दो की या कह दो नहीं की। मैं तो आपसे केवल इतना जवाब पूछ रहा हूँ। ऐसा है, जलेबी की फैक्ट्री जो इनके आका ने लगाई है, अरे यार। वहाँ से जलेबी लाएंगे, बड़े भाई को अरे खिलाएंगे। भैया, जलेबी की बात छोड़िए। अरे विद्रोही जी, आप जलेबी खाएंगे कि नहीं ये पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप इधर से राव इंद्रजीत जी को छोड़िए। सुनिए वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप अपनी राजनीति के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात है, आप अहिरवाल इलाके से आते हैं, आप अब इस मुद्दे को उठा के ले जाइए उधर, लेकिन वहां से अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है जिससे। एक सेकंड सुनिए विद्रोही जी, ठीक है, आपकी राजनीति है, आप अपनी राजनीति के लिए कर सकते हैं, आपका काम है। मुझे अब बाकी समय में कुछ और मुद्दों को छूना है। सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। ठीक है रामराजी आपने तो शर्मा बधाई जी, देना और जब चाहिए। एक मंत्री बनता है तो किसी एक क्षेत्र का नहीं होता है, पूरे हरियाणा का होता है। सभी ठीक का। है, मैं सभी तो पूरे सब- हरियाणा राज्य का होता है। देखिए, अब आगे बढ़ता हूं, मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब मैं मेरा तो सवाल अपनी- सुन लीजिए। मैं तो अपनी राजनीति मुझे की अमित बात- नेहरा जी के पास भी मैं जाना है, एक से विपक्ष की उससे पहले बात विद्रोही करूंगा, जी, मैं आपकी क्यों कहूंगा? विद्रोही जी, डिबेट में आपके सवाल का थोड़ा एक दूसरे को सुना भी जाता है, प्लीज सुना भी जाता है। आप अपनी बात कह दिए, आप हो गया। रामराजी ने कह दिया कि भाई आपको जलेबी हम खिलवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल अब ये है, और बिल्कुल ये मंत्रिमंडल पर चर्चा के साथ साथ हम चर्चा हरियाणा की राजनीति पर भी कर रहे हैं। आप उस पर स्टिक मत रहिए कि हाँ मंत्रिमंडल का भी एक पार्ट होता है नेता प्रतिपक्ष। अब विपक्ष की आवाज उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष कौन है? यहां तो सब कुछ क्लियर हो गया, देखिए सर, यहां कोई लड़ाई नहीं है। सर, कल बैठक हो रही है, कल पता चल जाएगा ना सर आप। लेकिन कल बैठक से पहले भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली में बैठक करते हैं, अपने समर्थन में विधायकों की परेड करवाते हैं। ये क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में बैठक नहीं कर रहे थे क्या? क्या दिल्ली में भाजपा के विधायक मनोहर लाल खट्टर से नहीं मिल रहे थे नहीं, क्या? भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर अलग से विधायकों की बैठक का मतलब क्या है? आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपकी
इसका जवाब दे दीजिए। नहीं मैं हमारे मंत्री बनने वाले मनोहर लाल खट्टर क्या क्यों धोख दे रहे थे? और क्या है मनोहर लाल खट्टर? भूपेंद्र क्या सिंह वो हुड्डा हमारे कुमारी वोट शैलजा के बीच का विवाद हमारे क्या वोट सुलझ गया? क्या सुलझ गया? बीजेपी से पूछ रहा हूँ, अगर बीजेपी के नेता मनोहर लाल खट्टर के यहाँ नहीं, वहां तो आज एक मंच पर दिख गए ना भाई, एक मंच पर दिख गए सब, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सब एक मंच पर दिख गए ना। वहां तो अनिल विज भी दिख गए, अनिल विज भी उनके आज वहाँ सब अभी तक आपका मसला नहीं सुलझा है, मैं ये कह रहा हूं। सर, हमारा- राम राजेश शर्मा जी, क्या कांग्रेस का मसला सुलझा है? आपने मसला सुलझा लिया। नहीं अच्छी बात। सुलझा, नहीं सुलझा। ये तो लठम लट्ठा हो रहा है, अब लठ बज रहा गया तो। होगी। इन्होंने तय कर रखा था 16 अब तारीख तक को तो होगी। सीएम बनने की हमने लड़ाई तो थी, नहीं हालांकि पूछा। सरकार नहीं बनी, हमने तो नहीं बहुमत पूछा। नहीं आया, तो अब नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई होगी। आपने राम राजेश शर्मा जी, आपने पूछा कभी बात? ऐसा है, मैंने आपको हमसे बताया पूछ रहे हो, मुझे तो था, इनके आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस में आपकी कई कांग्रेस पत्रकारिता हैं। कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है। तो इनके कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, तो ये आपस में लड़ बजता रहता है इनका। जिस तरह से इन्होंने शैलजा बहन जी का अपमान किया था, पूरे हरियाणा में जन जन तक ये बात पहुंच गई। दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो नारी शक्ति का अपमान करो, संदीप सिंह करेगा बलात्कार, संदीप सिंह करेगा महिला से बलात्कार, और खट्टर जी देंगे सत्ता संरक्षण, ब्रजभूषण जी करेंगे पहलवानों का यौन शोषण, और मोदी जी के सत्ता संरक्षण। कौन है नारी के रक्षकों? नारी के रक्षकों मोदी जी करेंगे ब्रजभूषण का सुशील शर्मा तंदूर हत्याकांड, संदीप सिंह का संरक्षण होगा। गोहाना कांड, मृतपुर कांड याद करिए, नारी के सम्मान करने याद वालों, करिए गोहाना कांड, नारी का मृतपुर शोषण कांड। करते हो, नारी का शोषण करते हो। तुमने तुम्हारे अरे निर्वाणा गैस कांड याद करिए, निर्वाणा में क्या हुआ था, निर्वाणा गैस हाउस में याद कीजिए। ठीक है। आपकी पार्टी का सांसद था, सांसद याद कर। वेद प्रकाश विद्रोही जी, के साथ को तुम विद्रोही जी, अभी भी आप पहलवान जवान में अटके हुए हैं। ये इतना बड़ा मैंडेट 48 सीट के साथ, अरे ये पहलवान जवान इन्होंने किसान संविधान ये सब आपने कर लिया। मैंने नहीं खड़ा करा। हरियाणा में ये आपने बात क्या मुझे नहीं किया? क्यों 10 साल किया? की एंटी इनकम्बेंसी थी, अरे आप वो ठीक 10 है, साल की ठीक एंटी है। इनकम्बेंसी को भुना नहीं पाए। किसान आपका फेल हो गया, जवान पहलवान संविधान लेकर घूमते रहे, सब फेल हो गया ना। अभी भी आप कह रहे हैं भाई अब तो सरकार उनकी बन गई 48 सीटों के साथ, बड़ा मैंडेट। तो हम मैं सवाल का जवाब तो दूंगा। मैंने तो नहीं उठाया है मुद्दा। मैं तो कांग्रेस के अंदर की बात कर रहा हूं भाई, मैं कांग्रेस के अंदर की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के अंदर भी लोग मान रहे हैं कि गुटबाजी एक बड़ी वजह रही। सबसे बड़ा तो संगठन सर है। सुनिए ना, मेरी बात। अब कम से कम गुटबाजी शांत होगी। देखिए सर, हर दल ने अपनी तारीख तय कर दी। 8 तारीख को रिजल्ट आया, 8 को आया ना सर। भाजपा ने 16 तारीख तय की, हम अपनी बैठक बुलाएंगे। क्या किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया हाउस ने पूछा कि आपने 16 क्यों तारीख तय की? हमने 18 कर दी। कल है ना हमारी बैठक, हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि तुमने विपक्ष का नेता क्यों नहीं चुना? अरे किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि भाई तुमने 16 तारीख क्यों रखी आज के बाद। वहां तो नायब सिंह सैनी तय थे चुनाव से पहले ही, नहीं थे ना, तो पहले डिक्लेयर कर रखा था मैं। होता है सर। वहां तो पहले से तय थे। हमारे यहाँ तो गृह सीएम मंत्री को लेकर हमारे पहले से ही गृह कुमारी मंत्री शैलजा दावा कर रही थी, उधर भूपेंद्र हुड्डा जी दावा कर रहे थे। अब क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी दावेदारी की लड़ाई है? मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, या क्लियर है यहाँ अपनी पर? पत्रकारिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर विधायक चुने अरे मेरे भाई पहले से दे डिसाइड सकता था, हो। मैंने ऐसा आपके चैनल विधायक पर ही बोला, करते हैं, सर। आपके सामने बोला, सर पहले से फैसला डिसाइड विधायक था। ही करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ जब इन्होंने 16 कर दी, ये सवाल आप हमें कल के बाद पूछिए ना। कल अगर हमारी बैठक में कुछ होता है, अरे विधायक नहीं आते हैं, भगवान तब तो आपका भगवान सवाल वाल्मीकि जाहिर जी का होगा जन्म पूछना। उत्सव है। आप तो भगवान एडवांस में वाल्मीकि जी का जन्म हमें उत्सव है। लांछित कर रहे हैं महापुरुषों का और जन्म भाजपा है। से सवाल नहीं कर रहे कि भाई तुमने मुख्यमंत्री होते हुए भी, मुख्यमंत्री घोषित होते हुए भी इंद्रजीत को अपने आप प्रोजेक्ट कर रहा था। अनिल विज अपने आप को क्यों मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहा था? उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा पूरे चुनाव में। हमसे पूछ रहे हो, हमसे भैया आप कल पूछने का। मैं वही तो कह रहा हूं कि यहाँ पर डिसिप्लिन दिख गया ना। अनिल विज उसी मंच पर एक मंच पर सब आ गए ना। अभी भी एक दिन पहले तक एक मंच पर सब दिख रहे थे, विधायक दल की बैठक में भी सब एक मंच पर थे।
एक साथ थे। कल आपकी विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले कोई एक मंच पर है क्या? लट बज गया, या लट चुनाव में भी बज एक मंच गया, पर नहीं लट दिखे थे बताओगे। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा? देखिए, अरे सर, कांग्रेस के साथ आप देखिए, आप अन्याय कर रहे हैं और आप सब कुछ मुझे- जानते हुए भी आप मुझे अन्याय कर रहे हैं। सुनील जी, पत्रकारिता के साथ हम अन्याय नहीं चैलेंज कर रहे हूं। हैं। कांग्रेस सुनील की जी, इन मैं आपको गलतियों चैलेंज की कर रहा हूं, सुन लीजिए मेरा नहीं, सवाल गलतियों का सुन लीजिए। खामियाजा हर तेरह चुनाव से में पहले भुगतना पड़ता क्या है। भाजपा आपने एक मध्य प्रदेश में भुगता, आपने राजस्थान में भुगता, अरे ठीक है, अब यहां पर ठीक है, हरियाणा में आप- भुगता। और ये आप चीज ज्यादा कांग्रेस तनाव नहीं कर समझ रहे पा हो रही है, तो फिर आपका। हम तो कह ही सकते हैं कि भाई देखिए, ये आपका गुटबाजी एक बड़ी सवाल वजह है। 100% अमित सही नेहरा है। जी, अमित नेहरा जी, एक सेकंड, ठीक है हमने विद्रोही जी, मैं आ रहा हमारे, आप हूं। 100% सही कह रहे ठीक है, आ रहा हूं। अमित नेहरा जी, क्या एक बड़ी वजह ये भी है यहां पर, अगर कांग्रेस और बीजेपी दो तस्वीर अगर हम देखें, दो तस्वीरों के तुलनात्मक अध्ययन करें, कि एक तस्वीर तो यह है कि यहां पर भी विद्रोह के स्वर उठे, अनिल विज ने उठाए, लेकिन फिर बैठक होती है और बैठक में सब कुछ हो जाता है, अंदर खाने में जो कुछ भी हो सब ठीक हो जाता है। कांग्रेस में स्थिति यह है कि भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर अलग से समर्थित विधायकों की बैठक होती है। नहीं, देखिए इसमें कोई दो उदाहरणों से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। बात यह है कि आज अगर अनुशासन दिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले 5 साल तक अनिल विज या कोई भी, हम ये थोड़ी फैसला कर सकते कि वो विद्रोह नहीं करेंगे या सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे या मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। हमने पिछले पूरे 10 साल में देखा है कि अनेक समय अनिल विज ने सरकार पे सवाल उठाए, अपनी सरकार को कटघरे में लिया है। तो सिर्फ एक रस्म पे एक अनुशासन दिखाना, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक रहेगा। दूसरी बात ये है कि पार्टी में ठीक है, अनुशासन एक अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक आंतरिक लोकतंत्र भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा, तो आपने कहा कि धड़े हैं, तो धड़े तो होते हैं नेचुरली, हर एक पार्टी में होते हैं। बीजेपी में है निश्चित तौर पे, कांग्रेस में भी है, इनेलो में भी होंगे, हर पार्टी में होते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा होती है। और कांग्रेस का थोड़ा सा ये है कि पुरानी पार्टी है तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, भाई धड़े हैं तो उनको शांत किया जा सके। आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बाकायदा इलेक्शन हुआ है, फिर निर्वाचन हुआ है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि बीजेपी में भाई लोगों ने अपनी राय रख के कोई अध्यक्ष बनाया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो अपनी रणनीति है, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि हम टकराव है, फूट है। ठीक है भाई, लोकतंत्र होना चाहिए हर इसका पार्टी में। खामियाजा तो चुनाव में भुगतना पड़ता है ना। नहीं, खामियाजा देखो, वो तो पार्टी जाने की उसको किस दिशा में बढ़ना है, तो हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी बात रही, ठीक बात है, रोहित जी की बात से मैं सहमत हूँ। तो पहले हम कैसे कह सकते, कल मीटिंग होने वाली है तो जो विधायक करेंगे, जो चाहेंगे, वही विधायक दल का नेता बनेगा। अब मीटिंग तो हर कोई करता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपके पास क्या खबर बात है? नहीं आप चूंकि पत्रकारिता में हैं, आपके पास भी कुछ खबर आई होगी। नहीं, देखो खबर तो यही है, देखो कद्दावर और आज के दिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कद किसी का नहीं है कांग्रेस में आज के दिन भी। हाँ। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि वो बन जाएं, लेकिन संभावनाएं तो रखी जाती है पत्रकारिता में। अगर पत्रकारिता में संभावना ना रखी जाए तो पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम अगर एक ही दिशा में सोचना शुरू कर दें, हाँ। भाई एक ही लाइन पकड़ ले तो जितेंद्र जी, मैं यहाँ पर आपको लाना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि ये यही सवाल आपसे भी, दो तस्वीरों को अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा कि अगर आप हरियाणा चुनावों को लेकर के देखिए और दोनों पार्टियों की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, पूरा जो पार्टी में सिर्फ एक चीज आगे रखना चाहूंगा, वो रखना चाहूंगा डिसिप्लिन। क्योंकि एक तरफ आप देखते हैं बीजेपी को, जहां पे अगर आप देखते हैं रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दी गई, वो इंडिपेंडेंट पर्चा भर लेते हैं, लेकिन पार्टी ने कहा कि भी उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है तो वो वापस विड्रॉ कर लेते हैं और वो चुपचाप रहते हैं, चाहे भले ही वो नाराज हों। आप उसे बिल्कुल कह सकते हैं कि वो नाराज है, मैं इस बात से वो नहीं करूंगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। सेकेंडली, अनिल विज की बात मैं कहूंगा, अनिल विज ने बार बार अपनी नाराजगी दिखाई, चाहे वो सरकार में रहे हों, चाहे वो सरकार में नहीं रहे हों, चुनाव लड़ने चाहे मुख्यमंत्री का। देखिए, पार्टी ने अगर कहा है तो उन्होंने उस बात को माना है, तो ये डिसिप्लिन की बात करूंगा। वहीं मैं दूसरी तरफ आपको मैं कांग्रेस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। कांग्रेस ये पूरा चुनाव एक तरह से जीत रही थी, पूरा माहौल था, एग्जिट सर्वे कह रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको बनाने का पूरा मौका था। लेकिन अगर आप उसी कांग्रेस की अगर आप बात करें तो एक तरफ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
निश्चित तौर पर जो अमित नेहरा जी ने कहा कि वो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है और उनका सिक्का चलता भी है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा कांग्रेस का हरियाणा के अंदर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका सिक्का चलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी जो दूसरी नेता है कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है। आप तीन धड़ों में पार्टी को अगर आप लेके चल रहे हैं, तीनों अलग अलग सुर में चल रहे हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है कि आप सरकार से बाहर बैठ गए हैं। तो आप भले ही कितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें आप बीजेपी को, किसी भी तरीके से आप क्रिटिसाइज कर लें कि आंतरिक उनके अंदर लोकतंत्र नहीं है, या भले आपकी ही बात वो से विद्रोही जी भी सहमति में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जो कमियां आपके अंदर हैं वो कमी है और उसका फायदा दूसरी पार्टी उठा रही है। देखिए, इसको आप इस तरह से लेके चलिए कि दो पार्टी लोगों के पास आ रही है और एक तरह से मैं इसे कहूंगा कि युद्ध लड़ रही है, रणनीति बना रही है। हाँ। आपकी रणनीति बार बार फेल हो रही है, आप उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं हरियाणा के अलावा भी दूसरी जगह भी बात करूं, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, आप तमाम जगहों पे आप बात कर लीजिए और जहां पे आप सरकार चला भी रहे हैं तो वहां पे भी आप बात कर लीजिए कि वहां पर किस तरह से आप आपस में ही कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से विद्रोह की स्थिति है। आंतरिक आप बड़े लोकतंत्र की बात करें बड़ा मजबूत है, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। हर कोई अपने आप में बड़ा नेता बना हुआ है और जो सीनियर लीडरशिप है उसकी बात कहीं नहीं सुनी जाती। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करें तो सीनियर लीडरशिप ने अगर एक बात कह दी है, हाँ। भले ही नाराजगी हो, लेकिन उस बात को फॉलो किया जाता है, माना जाता है। और यही वजह है कि रिकॉर्ड मतों के साथ तीसरी बार बीजेपी हरियाणा के अंदर जो सरकार बना रही है। ठीक है इसको विद्रोही जी, आप किसी भी तरीके से इस चैलेंज बात नहीं से कर सकते। सहमत तो हैं आप? सर हिला रहे थे, मुझे लगा सहमत तो हैं। देखिए सर, 90 की 90 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, छुपाने के लिए कुछ है नहीं। कटु सत्य है कि भाजपा नहीं जीती, हम हारे हैं। हमने 37 सीट जीती, आप विश्लेषण कर लो। 10 सीटें हमारे ही बागियों ने हमको हरवाई है, जो हम 32 वोटों से लेकर 2000 वोटों तक हारे हैं। एक एक सीट का मैं नाम बता दूं। हमारे नेता चाहते तो उन बागियों को बैठाया जा सकता था, पर हमारे नेताओं ने गंभीर प्रयास नहीं किया। उसका ये परिणाम है कि भाई हम 10 सीट हार गए और 3 सीट आपके सामने है, अंबाला कैंट की, टिकाऊ की और बल्लभगढ़ की। हमने ऐसे लोगों को टिकट दी, दिल्ली के दरबारियों को, जो 3 और 13 में नहीं थे, और जो हमारे टिकट के दावेदार थे उन्होंने वो थोड़ी थोड़ी वोटों से हारे हैं। 3 सीट को तो हम 50 सीट जीत जाते। उससे बाद अगली बार चलिए, ये भाजपा को दक्षिणी हरियाणा, सब ज्यादा पिछड़े वर्ग कहाँ है सर? दक्षिणी हरियाणा के अंदर है सर। हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी का आप चाहे गीत गाओ, नायब सिंह सैनी की क्या स्थिति है? कुरुक्षेत्र में हम जीते, अंबाला में हम जीते, यमुनानगर में हम जीते, उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में तो हम हर जगह जीते हैं। पर जहां उनको कोई जानता पिछाड़ता नहीं, जो सबसे बड़ा पिछड़ा बाहुल क्षेत्र है दक्षिणी हरियाणा, वहां बीजेपी ने 21 सीट जीती, हमने 7 जीती। क्यों जीती? कि जो हमने गलती की, ये जातीय ध्रुवीकरण का जो हमने मौका दिया था, हमारी लड़ाई ने, मैं स्वीकार कर रहा हूं भाई, शैलजा का जो एपिसोड हुआ और हुड्डा सरकार हमने जो राग गाया कांग्रेस सरकार की बजाय, तो उसका नुकसान हुआ है। मैं इस बात को पहले 8 तारीख से ही मान रहा हूं। जब 8 तारीख को विश्लेषण कई बड़ी बात है, और बड़ी बात विवाकी से आप स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात हमारी है। बात आती है सर, मैंने आपसे क्या कहा, जब हमारी बात आएगी, हमसे आप सवाल पूछेंगे हमारे संदर्भ में, हम बेबाकी से आपके सवाल का जवाब देंगे। हम आपके सवाल का जवाब देंगे और अपनी कमी को स्वीकारेंगे। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, भाजपा नहीं जीती, हरियाणा की जनता ने भाजपा को जनादेश नहीं दिया, हम हारे हैं, हमारी लड़ाई हारी है, हमारी गुटबाजी हारी है, हमारा अहंकार हारा है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन बार बार एक ही गलती, जैसा कि जितेंद्र जी ने भी गिनाया, भाई मध्य प्रदेश में यही हाल था, गुटबाजी। मध्य प्रदेश में आप कमलनाथ वर्सेज ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये राजस्थान में भी। चलिए मैं आता हूं इस सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और जिस तस्वीर को लेकर चर्चा हो भी रही है एकजुटता की, यहां सिर्फ बीजेपी में एकजुटता नहीं है, यहां पर देखिए एनडीए की एकजुटता। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एनडीए की एकजुटता की नजर आई। और देखिए अब एक मीटिंग जो चंडीगढ़ में इस वक्त चल रही है पीएम मोदी की अगुवाई में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, एकनाथ शिंदे हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एनडीए के नेता, और यही इंडी अलायंस के नेता तो भाई
आम आदमी पार्टी, विद्रोही जी सुन लीजिए, यही इंडिया अलायंस के नेता, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वहां गाली दे रहे हैं, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहा है, उधर ममता बनर्जी कांग्रेस से भिड़ रही है। तो ये ना आपके पार्टी में एकजुटता है ना गठबंधन में एकजुटता है। चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट के स्कीम में दिक्कत यहाँ है कि जितने विपक्ष के नेता हैं जिनको मोदी जी भ्रष्ट कहते थे, हाँ। जो आज उनके साथ गलबाइयां कर रहे हैं, उनको ईडी मैं कह रहा हूं आपके साथ जितने हैं वो भी क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं, वो क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? सर वो डर है, वो वॉशिंग मशीन का डर है सर। अच्छा। आप देखिए ये प्रमाण है आपके सामने, चंद्रबाबू नायडू को परसों ही तो नहलाया वॉशिंग मशीन में, जिसके कारण वो जेल में अभी जाते आपने हैं। बहुत बेबाकी से, बहुत साफगोई से अपनी कमी स्वीकार की, कांग्रेस की कमी। मैंने गिनाया मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब कांग्रेस के नेताओं को भी अब ये क्या भूपेंद्र हुड्डा जी और कुमारी शैलजा आपस में इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ईडी सीबीआई का डर है। देखिए सर, बीजेपी लड़वा रही है। ये सर चौधर का डर था, इनको सबको नजर आ रहा था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जमीन पर लड़ाई लड़ी, पर कुछ नेता दिल्ली के दरबार में बैठकर दिल्ली की राजनीति कर कौन थे, कौन नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते कौन थे। सीधी बात कह रहा हूं मैं, कौन नेता? उनका महत्व है, उनको साथ लेकर चलना चाहिए था, ये भी मैं मानता हूं। कौन नेता है? वो दिल्ली के अंदर बैठकर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कि भाई सरकार आ गई बन जाओ मुख्यमंत्री। वो कौन नेता है, वो कौन नेता है बता दीजिए। सारे नेता है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कौन? कुमारी शैलजा? मैं तो सबकी बात कर रहा हूं सर, मैंने सबके नाम। तो अच्छी बात है ना, साफगोई से आप अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। क्लोजिंग कमेंट हम अमित नेहरा जी और जितेंद्र जी आप दोनों से 30-30 सेकंड। अमित जी सबसे पहले, यहां से आगे क्या देख रहे हैं? महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, फिर दिल्ली भी है, फिर